हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में जो अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण और अधिगम प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। अधिगम स्थानांतरण जो है वह क्या है, तो दोस्तों एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान जो है, कौशल या अनुभव जो है दूसरी परिस्थिति में जो प्रयोग करना जो है वह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं और साइकिल से आप मोटरसाइकिल पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अधिगम स्थानांतरण का जो है उदाहरण है दोस्तों। बात करेंगे सकारात्मक या अनुकूलन स्थानांतरण की बात में, तो जब पूर्व अधिगम नए अधिगम में सहायता पहुंचाता है। अगर जो साइकिल जो है चलाना जो है, बैलेंसिंग जो है आपकी मोटरसाइकिल की बैलेंसिंग में काम में आता है, तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक अनुकूलन स्थानांतरण कहलाएगा दोस्तों। बात करेंगे गणित का ज्ञान भौतिक विज्ञान के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। ये कैसा स्थानांतरण है, तो दोस्तों ये सकारात्मक स्थानांतरण है दोस्तों। नकारात्मक या प्रतिकूल जो स्थानांतरण होता है, जब पूर्व में सीखा गया जो कार्य है वह नए कार्य में जो है बाधा डालता है, अर्थात जो ये नकारात्मक जो है स्थानांतरण कहलाएगा दोस्तों। बात करेंगे जब व्यक्ति को कीबोर्ड पर टाइपिंग की आदत है और उसे पियानो बजाने में कठिनाई हो रही है, तो ये क्या है, तो दोस्तों यह नकारात्मक स्थानांतरण है। तथा शून्य स्थानांतरण की बात की जाए तो वह जब पूर्व अधिगम का नवीन अधिगम पर कोई प्रभाव ना पड़े, ना ही उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ना ही अनुकूल प्रभाव पड़े, तो वह शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए उससे, मतलब सीखने से। बात करेंगे इतिहास का ज्ञान भूगोल सीखने में कोई प्रभाव नहीं डालता, ये कैसा स्थानांतरण है, तो दोस्तों ये शून्य स्थानांतरण है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण की बात की जाए तो मानव शरीर के एक भाग जैसे दाएं हाथ को दिए गए प्रशिक्षण का प्रभाव स्वतः दूसरे हाथ पर पड़ना जो है वह द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। अथा व्यक्ति जो है सीधे हाथ से लिखना स्टार्ट करता है तो धीमे धीमे वह उल्टे हाथ से भी लिखना स्टार्ट कर देता है, तो ये क्या है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाएगा दोस्तों। बात करेंगे लंबवत स्थानांतरण के बारे में, तो यह क्या होता है, तो दोस्तों किसी निम्न स्तर की परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का उच्च स्तर की परिस्थिति में जो है उपयोग कराना जो है लंबवत स्थानांतरण कहलाता है दोस्तों। कक्षा 5 में सीखा गया कोई जोड़ घटाव कक्षा 8 के बीच गणित में काम आना कैसा स्थानांतरण है, तो दोस्तों ये लंबवत स्थानांतरण है। अगर कोई छोटी क्लास में जो गणित सीखी गई वही कक्षा 8 की गणित में काम में आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चा जो है ऊपर की ओर अग्रसर हो रहा, तो ये लंबवत स्थानांतरण कहलाएगा दोस्तों। क्षैतिज स्थानांतरण की बात की जाए तो दोस्तों ये समान स्तर या समान कठिनाई की परिस्थिति में जो है ज्ञान का प्रसार करना जो है वह क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। तथा अधिगम स्थानांतरण का मानसिक शक्तियों का सिद्धांत दिया वह कैसा सिद्धांत है, तो दोस्तों यह प्राचीन सिद्धांत है जिसे प्लेटो ने सहारा दिया था दोस्तों। बात करेंगे समान तथ्यों का जो सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था, तो दोस्तों यह दिया था थॉर्नडाइक ने। तथा सामान्यीकरण का जो सिद्धांत के प्रतिपादक की बात की जाए तो वह है दोस्तों C.S. जुड। द्वितत्व का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों चार्ल्स स्पियरमैन ने। तथा इन्हें सामान्य तत्व जी का स्थानांतरण होता है दोस्तों। इसमें द्वितत्व का जो सिद्धांत दिया वह दिया था चार्ल्स स्पियरमैन ने। सामाजिक अधिगम वक्र जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किए थे, तो दोस्तों हरमन एबिंगहास ने जो है इन्होंने 1885 में जो है अधिगम वक्र प्रस्तुत किए थे। अधिगम वक्र मूल रूप से क्या दर्शाता है, तो दोस्तों सीखने की मात्रा, गति या उन्नति या अवनति का जो ग्राफ जो है वह प्रदर्शित अधिगम जो वक्र कहलाता है दोस्तों। अधिगम वक्र मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से जो 4 प्रकार होते हैं अधिगम वक्र थे। तथा सरल रेखी वक्र की बात की जाए तो यह क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्रत्येक प्रयास में सीखने की गति या एक समान बने रहना जो है सरल रेखी वक्र कहलाता था। जो व्यक्ति जो है सीखता हमेशा एक ही क्षैतिज दिशा में जो लाइन बढ़ती चली जाए वह सरल रेखी वक्र कहलाएगी। तथा उन्नतोदर वक्र की बात की जाए, इसमें प्रारंभ में जो सीखने की गति जो है तीव्र होती है परंतु बाद में जो है धीमी हो जाती है, तो वह वक्र जो है उन्नतोदर वक्र कहलाएगा। थकान या कठिनता बढ़ने पर किस प्रकार का जो है अधिगम वक्र बनता है, तो दोस्तों इससे जो है उन्नतोदर वक्र बढ़ता है। तथा नतोदर वक्र की बात की जाए, इससे प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है लेकिन अभ्यास के साथ साथ जो है तीव्र होती जाती है, तो वह वक्र जो है नतोदर वक्र कहलाता है। तथा मिश्रित वक्र या यस आकार का जो वक्र है ये उतार चढ़ाव वाला वक्र होता है, जिसमें गति और कभी कभी मंद और कभी कभी तीव्रता आती रहती है दोस्तों। अधिगम का जो पठार ग्राफ में क्या दर्शाता है, तो दोस्तों यह वक्र का वह चपटा भाग जहाँ पर सीखने की गति में कोई दृश्य उन्नति नहीं होती है, तो वह शून्य उन्नत होती है, तो उसे अधिगम का पठार कहा जाता है दोस्तों। अधिगम के पठार बनने का प्रमुख आंतरिक कारण की बात की जाए तो वह है मानसिक थकान,
प्रेरणा का अभाव या अरुचि जो है वह अधिगम के पठार का सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों। अधिगम के पठार बनने का बाह्य कारण की बात करें तो वह है दूषित वातावरण, दोषपूर्ण शिक्षण विधि या कार्य की जो है अत्यधिक कठिनता जो है वह अधिगम के पठार बनने का बाह्य कारण हो सकता है। क्या अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया का अंत है दोस्तों? नहीं, ये अस्थायी पड़ाव है जिसे उचित आराम और प्रेरणा के द्वारा जो है सुधारा जा सकता है। तथा पठार क्षैतिज प्रसार है जिसे सीखने के लिए क्रिया में स्थिरता का आभास होता है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है J.S. रॉस ने। सीखने की अवधि में पठार तब आते हैं जब सीखने की रेखा जो है ऊपर नहीं चढ़ती। परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों यह है स्किनर की। पठार को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय की बात की जाए तो दोस्तों शिक्षण विधियों में परिवर्तन करते रहना तथा शिक्षार्थी को जो है प्रेरणा तथा अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। इससे जो पठार को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय है। अधिगम की गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए जो है क्रोनोस्कोप या ग्राफिकल रिकॉर्डर का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। सीखने की क्षमता जो है किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतर क्रिया पर निर्भर करती है। थॉर्नडाइक के अनुसार जो है अधिगम का आधार जो है वह क्या है? तो दोस्तों मानव का स्नायु तंत्र जो है वह थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का आधार है दोस्तों। बालक में अवबोध का जो विकास है वह कम माना जाता है। तो दोस्तों जब वह सीखी गई बस विषय वस्तु जो है का वर्गीकरण, तुलना और उदाहरण देने में सक्षम हो जाए तो वह उसे अवबोध का विकास माना जाता है दोस्तों। जाति अधिगम जो है वह क्या है? तो दोस्तों किसी कार्य को पूर्ण रूप से सीखने के बाद उसका अभ्यास जो है वह जारी रखना जो है वह अति अधिगम कहलाता है तथा इससे जो है इसका विस्मरण जो है वह कम होता है। स्मृति की प्रक्रिया के 4 चरण की बात करेंगे तो दोस्तों है अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान करना। ये स्मृति प्रक्रिया के 4 चरण हैं दोस्तों। बात करेंगे अधिगम के लिए आकलन जो है वो कैसा होता है? तो दोस्तों ये रचनात्मक होता है और जो शिक्षण के दौरान चलता है दोस्तों। बात करेंगे अधिगम का आकलन जो है कब किया जाता है? तो दोस्तों ये योगात्मक होता है तो सत्र इकाई के अंतर में होता है दोस्तों। सतत एक व्यापक मूल्यांकन CCE की बात की जाए तो शुरुआत में भारत की किस बोर्ड के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये CBSE के द्वारा तय की गई थी। तथा CCE में व्यापक शब्द का जो है क्या अर्थ है? तो दोस्तों शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है वह इसमें CCE में व्यापक शब्द का अर्थ है दोस्तों। बात करेंगे पोर्टफोलियो क्या है? तो दोस्तों किसी छात्र के निश्चित समय अवधि में किए गए कार्यों का क्रमिक संग्रह जो है वह पोर्टफोलियो कहलाता है। अधिगम में स्वमूल्यांकन का क्या महत्व है? तो जब छात्र को अपनी शक्तियों और कमजोरियों को स्वयं जानने का अवसर मिलता है तो वह स्वमूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो दोस्तों इसमें खुले अंत वाले प्रश्न पूछने चाहिए जो है बच्चों के अंदर अवसारी चिंतन को बढ़ावा दे। अधिगम में प्रतिपुष्टि का जो है क्या महत्व होता है? तो दोस्तों ये छात्र और शिक्षक दोनों को सुधार के लिए जो है दिशा प्रदान करता है तथा किशोरावस्था को अत्यंत तनाव और तूफान की अवस्था जो कहा था वह कहा था दोस्तों स्टैनले हॉल ने। इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था एडोलेसेंस दोस्तों। स्टैनले हॉल को किस मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है? तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान या बाल विकास आंदोलन का जो है जनक माना जाता है स्टैनले हॉल को दोस्तों। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल जो कहा था वह कहा था दोस्तों A.T. जर्डिस या वैलेंटाइन ने दोस्तों। बात की जाए बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है, ये कथन है दोस्तों J.S. रॉस का दोस्तों। बात करेंगे प्राथमिक सामाजिकरण का जो सबसे मुख्य संस्था है वह है दोस्तों परिवार दोस्तों। बात करेंगे द्वितीय सामाजिकरण जो उदाहरण की बात करेंगे तो वह है विद्यालय, मीडिया और जो धार्मिक संस्थान है वह द्वितीय सामाजिकरण में आता है, लेकिन प्राथमिक सामाजिकरण में जो है परिवार आता है दोस्तों। बात करेंगे बुद्धि, सृजनात्मक और अक्षमताएं और शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। बुद्धि का एक कार्य जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने तथा इसके जो सहयोगी थे वह थे दोस्तों टर्मन और स्टर्न दोस्तों। तथा द्विकार्य जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों चार्ल्स स्पियर ने। इन्होंने G फैक्टर और S फैक्टर बताए थे दोस्तों। तथा बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत दिया था तो वह दिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत की बात करेंगे तो दोस्तों वह दिए थे L.S. थॉर्नटन ने। इन्होंने 7 मानसिक योग्यताएं बताई थी। तथा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो दिया था वह दिया था जोपी गिलफोर्ड ने दोस्तों। इसे विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद ये इन्होंने 3 मॉडल बताए थे दोस्तों। बात करेंगे बहुबुद्धि जो सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों होवार्ड गार्डनर। तब बुद्धि का तलर ठोस जो सिद्धांत दिया था वह दिया था R.V. कैटल ने।
सर्वप्रथम मानसिक आयु का जो सब प्रत्यय का वो किसने दिया था, तो भाई दिया था दोस्तों अल्फ्रेड विने ने। बुद्धि लब्धि का सब प्रत्यय सबसे पहले किसने विकसित किया था, तो भाई विकसित किया था विलियम स्टर्न ने दोस्तों। इन्होंने 1912 में जो है बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सबसे पहले विकसित किया था। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का आधुनिक व पूर्ण सूत्र जो दिया था वह दिया था लुईस टर्मेन ने। इन्होंने 1916 में जो है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के दौरान जो है वह सूत्र दिया था दोस्तों। बात करेंगे टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वह होती है दोस्तों 90 से 109 के बीच में। प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि मानी जाती है वह मानी जाती है 140 या उससे अधिक दोस्तों। तथा जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि की जो कितनी होती है, तो वह होती है दोस्तों 25 से कम। सृजनात्मकता का जो संबंध है किस प्रकार के चिंतन को माना जाता है, तो दोस्तों ये अपसारी चिंतन को माना जाता है। सृजनात्मकता के चार मुख्य तत्व जो है वे कौन कौन से हैं, तो वह है दोस्तों धारा प्रवाहिता तथा लचीलापन, मौलिकता और विस्तार। ये सृजनात्मक के चार मुख्य तत्व होते हैं दोस्तों। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है विधि के प्रतिपादक की बात की जाए तो वह है एलेक्स एफ ओसबोर्न। सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो विधि है उसके प्रतिपादक हैं दोस्तों। बात करें पठन वैकल्प या पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। तथा लेखन संबंधी जो विकार होते हैं अक्षमताएं होती हैं उसको कहा जाता है डिस्ग्राफिया। तथा गणित से संबंधी अर्थात कैलकुलेशन से आप रिलेट कर सकते हैं तो वह उससे संबंधी जो विकार होंगे वह कहलाएंगे दोस्तों डिसकैलकुलिया। तथा शारीरिक गति कौशल में समन्वय कमी के कारण जो विकार कहलाता है वह कहलाता है दोस्तों डिप्रेक्सिया। भाषा समझने या व्यक्त करने संबंधी जो विकार हैं वे कहलाएंगे अफेजिया अर्थात डिफेजिया। ये दो भाषा संबंधी विकार होते हैं। तथा गंभीर तनाव की जो स्थिति या मानसिक विकार को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों डिस्थीमिया। भ्रम वाली स्थिति में जिसमें बालक को लगता है कि उसके अंग छोटे या अपूर्ण है, तो यह जो भ्रम वाली स्थिति होती है तो उसको कहा जाता है दोस्तों डिस्मॉर्फिया। तथा बात करेंगे ADHD का जो पूर्ण रूप है वह है दोस्तों अटेंशन डेफिसिट